कल कहाँ तक पढ़ा था अपन ने? अब जीव द्रव्य के कितने भाग होते हैं? 2 भाग होते हैं। कौन कौन से? तो इसके पॉइंट बनाकर लिखना। जीव द्रव्य के 2 भाग होते हैं। जीव द्रव्य के 2 भाग होते हैं। कौन कौन से? साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। क्योंकि न्यूक्लियोप्लाज्म तो सिर्फ लिक्विड हो गई न्यूक्लियस के अंदर की, लेकिन न्यूक्लियस के अंदर लिक्विड के अतिरिक्त और क्या होता है? डीएनए, आरएनए, हम बोल सकते क्रोमोसोम्स होते हैं, और बाकी सारी चीजें पार्ट्स होती है किसका? क्रोमोसोम्स का। ठीक है। तो जीव द्रव्य के 2 पार्ट्स हो गए। कौन कौन से? साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। इसमें लिखना, जीव द्रव्य का वह भाग जो केंद्रक के बाहर, जीव द्रव्य का वह भाग जो केंद्रक के बाहर, जो केंद्रक के बाहर तथा कोशिका कला के अंदर होता है। केंद्रक के बाहर, ये केंद्रक है। जीव द्रव्य का वह भाग जो केंद्रक के बाहर तथा कोशिका कला के अंदर होता है, मतलब ये वाला पूरा पोर्शन, ये हो गया क्या आपका? कोशिका कला। ठीक है। और ये हो गया क्या? केंद्र। ठीक है। ये वाला पूरा एरिया केंद्रक का वह भाग, या हम बोल सकते कोशिका का वह भाग जो केंद्रक के बाहर तथा कोशिका कला के अंदर होता है, उसको साइटोप्लाज्म या जीव द्रव्य कहते हैं। लेकिन ये ज्यादातर जाना जाता है किस नाम से? कोशिका द्रव्य के नाम से, और पार्ट होता है किसका? जीव द्रव्य का। ठीक है। इसमें लिखना, यह कोशिका द्रव्य पुनः 3 भागों में बांटा जाता है। कोशिका द्रव्य पुनः कितने भागों में? 3 भागों में बांटा जाता है। कौन कौन से 3 भाग होते हैं भाई? कोई बता सकता है? कोशिका द्रव्य के 3 भाग कोई भी 3 होते हैं। वो तो कहना चाहिए कार्य के आधार पर है। हम बात कर रहे हैं जीव द्रव्य के, मतलब साइटोप्लाज्म के 3 भागों की। कोई जो बायोसाइट से हो? नहीं मालूम? बताओ भाई। नहीं मालूम तो फिर हम बताएं। पहला लिखना एक्टोप्लास्ट। पहला पार्ट कौन सा है? एक्टोप्लास्ट। ये किसका पोर्शन है? जीव द्रव्य का। पहला भाग है एक्टोप्लास्ट। ठीक है। अब इतना तो समझ में आ गया होगा आपको कि मान लो जैसे ये एक कोशिका है। ठीक है। अंदर क्या है? केंद्रक। ठीक है। सबसे बाहर क्या हो गई? कोशिका भित्ति। ठीक है। एक्टोप्लास्ट क्या होता है? ये कोशिका द्रव्य का वो वाला हिस्सा होता है
जो हमेशा किसके संपर्क में रहता है? कोशिका भित्ति के। सबसे आउटर मोस्ट सेक्शन होता है किसका? सेल साइटोप्लाज्म का। ठीक है, इसमें लिखना कोशिका द्रव्य का सबसे बाहरी भाग होता है, कोशिका द्रव्य का सबसे बाहरी भाग होता है और यह हमेशा कोशिका भित्ति के संपर्क में रहता है, हमेशा कोशिका भित्ति के संपर्क में रहता है। इसमें लिखना यह भाग हमेशा एक महीन झिल्ली, यह भाग हमेशा एक महीन झिल्ली के रूप में होता है। महीन झिल्ली मतलब बहुत ही पतले पतले मेम्ब्रेन के रूप में होता है। ठीक है, यह भाग हमेशा एक महीन झिल्ली के रूप में होता है। ठीक है, इसे जीवद्रव्य कला प्लाज्मा कला, इसे जीवद्रव्य कला, प्लाज्मा कला एवं प्लाज्मोलेमा, जीवद्रव्य कला, प्लाज्मा कला एवं प्लाज्मोलेमा या एक्टोप्लास्ट के नाम से जाना जाता है। क्या बोला जाता है इसे? जीवद्रव्य कला, प्लाज्मा कला, प्लाज्मोलेमा या एक्टोप्लास्ट। वही तो है ये। प्लाज्मा मेम्ब्रेन कुछ अलग से थोड़ी ना है, जीवद्रव्य का ही हिस्सा है। और वही प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसके संपर्क में रहेगा? कोशिका भित्ति या सेल वॉल के। आई बात समझ में? तो सबसे बाहरी पोर्शन क्या हो गया जीवद्रव्य का? एक्टोप्लास्ट। दूसरा पॉइंट लिखना टोनोप्लास्ट। ठीक है, जीवद्रव्य या साइटोप्लाज्म का ही दूसरा भाग क्या हो गया? टोनोप्लास्ट। इसमें लिखना, बताओ भाई, कल अपन ने रिक्तिकाएं पढ़ी थी, उसमें पढ़ा था टोनोप्लास्ट। जो रिक्तिकाएं होती हैं प्लांट सेल में, उनका सबसे बाहरी पोर्शन क्या कहलाता है? टोनोप्लास्ट। मान लो ये प्लांट सेल है, ये न्यूक्लियस है, तो यहां पर वैक्यूल्स होते हैं और ये वैक्यूल्स का सबसे बाहर का जो सेक्शन होता है वही कहलाता है क्या? टोनोप्लास्ट। तो इसमें लिखना, यह रिक्तिकाओं का या रिक्तिकाओं के चारों ओर की पतली झिल्ली होती है, रिक्तिकाओं के चारों ओर की पतली झिल्ली होती है, रिक्तिकाओं के चारों ओर की पतली झिल्ली होती है और इसकी संरचना प्लाज्मा झिल्ली के समान ही होती है, इसकी संरचना प्लाज्मा झिल्ली के समान ही होती है। ठीक है, अब इसका जीवद्रव्य का जो तीसरा भाग होता है, इस तीसरे भाग को कहा जाता है क्या? मीसोप्लाज्म। ये जो तीसरा भाग होता है उसको बोलते हैं क्या? मीसोप्लाज्म। अब मीसोप्लाज्म में क्या होता है तो ध्यान से देखना, ये मान लो क्या हो गई? सेल वॉल या कोशिका भित्ति। ठीक है, उसके अंदर की ये वाली संरचना क्या हो गई? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, और ये वाली संरचना कोशिका भित्ति या सेल वॉल। अंदर क्या हो गया? न्यूक्लियस। ठीक है, ये क्या हो गया? रिक्तिकाएं या वैक्यूल्स। अब एक बार अपन रिवाइज भी करें
तो जीव द्रव्य के सबसे बाहर का आवरण क्या हो गया? ये वाला एक्टोप्लाज्म। ठीक है। फिर जो वैक्यूल्स हो गए या रिक्तिकाएं हो गई, रिक्तिकाओं का सबसे बाहरी आवरण टोनोप्लास्ट। ठीक है। एक्टोप्लास्ट और टोनोप्लास्ट के बीच में जितनी भी लिक्विड मिल रही है, एक्टोप्लास्ट और टोनोप्लास्ट के बीच में जीव द्रव्य का जितना भी भाग मिल रहा है, वो पूरा का पूरा भाग कहलाता है मीसोप्लाज्म। मतलब ये जितना भी इलाका है किसके बीच में, एक्टोप्लास्ट और टोनोप्लास्ट के बीच में, पूरा का पूरा क्षेत्र क्या कहलाता है? मीसोप्लाज्म। आई बात समझ में? पूरा क्षेत्र को ही क्या बोलते हैं? मीसोप्लाज्म। अर्थात वैक्यूल्स के अलावा जितनी भी अन्य सेल ऑर्गेनेलीज हैं, कोशिकांग हैं, वो सारे के सारे किसमें तैरते हैं? मीसोप्लाज्म में तैरते हैं। ठीक है। तो कोशिका द्रव्य के 3 पार्ट्स हो गए। सबसे बाहरी पार्ट एक्टोप्लास्ट, ठीक है। फिर अंदर रिक्तिकाएं हैं, रिक्तिकाओं का सबसे बाहरी भाग टोनोप्लास्ट। ठीक है। एक्टोप्लास्ट और टोनोप्लास्ट के बीच में जीव द्रव्य का जितना भी भाग है उसको बोलते हैं मीसोप्लाज्म। क्लियर हुआ? आगे बढ़े। ठीक है। अब ये लिख लिया ना, मीसोप्लाज्म में लिख लेना। एक्टोप्लास्ट और टोनोप्लास्ट के बीच में, एक्टोप्लास्ट और टोनोप्लास्ट के बीच में एक्टोप्लास्ट और टोनोप्लास्ट के बीच में उपस्थित कोशिका द्रव्य को मीसोप्लाज्म कहते हैं। और इसमें कोशिका के सभी कोशिकांग, इसमें कोशिका के सभी कोशिकांग एवं निष्क्रिय पदार्थ, इसमें कोशिका के सभी कोशिकांग एवं निष्क्रिय पदार्थ उपस्थित होते हैं। अब हेडिंग डालो आप लोग, सजीव कोशिकांग। अपन ने कोशिकांग की 2 श्रेणियां बनाई थी। एक कौन सी थी? उपापचय की दृष्टि से सजीव कोशिकांग, और दूसरी श्रेणी थी उपापचय की दृष्टि से निष्क्रिय कोशिकांग। सबसे पहले अपन लोग पढ़ने जा रहे हैं क्या? सजीव कोशिकांग के विषय में। सजीव कोशिकांग क्या होते हैं? इसमें बस एक पॉइंट बनाकर लिखो, ये कोशिकांग मेटाबॉलिज्म या कोशिका के मेटाबॉलिज्म, कोशिका के मेटाबॉलिज्म या उपापचय, कोशिका के मेटाबॉलिज्म या उपापचय में भाग लेते हैं। जैसे जैसे हेडिंग डालो, माइटोकॉन्ड्रिया। किसकी बात कर रहे हैं अपन? माइटोकॉन्ड्रिया की।
अगर आप ध्यान से देखो, ये जो इमेज है, ये इमेज है किसकी? माइटोकॉन्ड्रिया की। और माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? ये भी एक सेल ऑर्गेनेल है। ठीक है, एक बार ध्यान से देखो तो इसके कौन कौन से सेक्शंस है? डीएनए है, मैट्रिक्स है, फिर उसमें स्पेस है। ठीक है, इसी में उपस्थित है क्या? राइबोसोम्स। ठीक है, इनर मेम्ब्रेन, ये जो रचना है, ठीक है, जो उधर मतलब उठी हुई है और जिगजैग वे में है, इसको कहते हैं क्रिस्टी। और ये हो गया आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन। ठीक है, इसी के विषय में हमें देखना है कि किस प्रकार से ये माइटोकॉन्ड्रिया कार्य करता है। माइटोकॉन्ड्रिया ही कहलाता है क्या? पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक है, क्योंकि यही वो संरचना है जो एटीपी, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट के रूप में कोशिका में एनर्जी को जनरेट करती है। ठीक है, अब इसके विभिन्न अंग क्या हैं वो हमको यहाँ पर समझना है। माइटोकॉन्ड्रिया तो समझ में आ गया होगा कि ये उपापचयी सक्रिय कोशिकांग है। उपापचयी सक्रिय कोशिकांग का अर्थ क्या होता है? ये डायरेक्टली कोशिका के मेटाबॉलिज्म में पार्टिसिपेट कर रहा है। इसमें लिखना यूकैरियोटिक कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में सबसे पहली चीज तो यही है कि ये किसमें पाया जा रहा है? यूकैरियोटिक कोशिकाओं के। यूकैरियोटिक तो क्लियर है ना भाई? जो सेल्स पूरी तरीके से परिपक्व होती हैं। ठीक है, तो इसमें लिखना यूकैरियोटिक कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में बहुत से सूक्ष्म गोलाकार छड़ या कण के आकार की, बहुत से सूक्ष्म गोलाकार छड़ या कण के आकार की, बहुत से सूक्ष्म गोलाकार छड़ या कण के आकार की संरचनाएं पाई जाती हैं। सूक्ष्म गोलाकार छड़ या कण के आकार की संरचनाएं पाई जाती हैं जिसे माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। वर्ष 1880 में कोलिकर ने, वैज्ञानिक का नाम है कोलिकर ने, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की। इसके बाद 1890 में अल्टमैन, 1890 में अल्टमैन ने इन्हें बायोप्लास्ट नाम दिया। क्या नाम दिया था इस संरचना को? बायोप्लास्ट। अल्टमैन ने इसे बायोप्लास्ट नाम दिया। इसके बाद वर्ष 1897 में बेंडा, क्या नाम है? बेंडा। 1897 में बेंडा ने इन्हें माइटोकॉन्ड्रिया, बेंडा ने इन्हें माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया। ठीक है, तो तीन वैज्ञानिक इससे रिलेटेड हैं। 1880 में कोलिकर ने इन्हें खोजा, 1890 में अल्टमैन ने इन्हें नाम दिया बायोप्लास्ट, और 1897 में बेंडा नाम के व्यक्ति ने इन्हें नाम दिया क्या? माइटोकॉन्ड्रिया। क्लियर है? नेक्स्ट पैराग्राफ से लिखना ये माइटोकॉन्ड्रिया बैक्टीरिया और नीलहरित शैवाल, बैक्टीरिया और नीलहरित शैवाल की कोशिकाओं को छोड़कर, सिर्फ दो कोशिकाएं छोड़ दो, बैक्टीरिया की और नीलहरित शैवाल की, बैक्टीरिया और नीलहरित शैवाल की कोशिकाओं को छोड़कर
सभी पादप एवं जंतु कोशिकाओं में पाए जाते हैं। बस इन दोनों कोशिकाओं को छोड़ दो, बाकी सभी पादप व जंतु कोशिकाओं में ये पाए जाते हैं। ठीक है, अब थोड़ा अपन चलते हैं इसकी संरचना पर। ये संरचना है किसकी? माइटोकॉन्ड्रिया की। ठीक है, थोड़ा इसकी संरचना के विषय में अपन पढ़ते हैं। तो पैराग्राफ बदलकर लिखना आप लोग, इसमें लिखना माइटोकॉन्ड्रिया वसा एवं प्रोटीन के द्वारा निर्मित, वसा एवं प्रोटीन के द्वारा निर्मित दो बाहरी झिल्लियों से घिरा होता है। कैसे बनी है ये झिल्लियां? वसा और प्रोटीन। ठीक है, दो बाहरी झिल्ली होती है, अभी बताया था आपको, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। और काय की बनी होती है ये? वसा और प्रोटीन की। दो बाहरी झिल्लियों से घिरा होता है। इनकी रचना झिल्ली के जैसी ही होती है। ठीक है, अब ध्यान से देखना इसको। अगर आप ध्यान से देखो इसके लिए, तो बाहर की जो झिल्ली है, आउटर मेम्ब्रेन जो है, ये येलो कलर का जो एरिया दिख रहा है वो है क्या? आउटर मेम्ब्रेन। ये सपाट है। ठीक है, बाहर की जो झिल्ली है वो कैसी है? सपाट, सीधी सीधी है, ऐसी ऐसी और ऐसी। ठीक है, जबकि अंदर की झिल्ली अगर आप देखो तो ये व्हाइट वाला जो पोर्शन है वो क्या हो गया? अंदर की झिल्ली हो गई कि नहीं? येलो वाला जो पोर्शन दिख रहा है वो है बाहर की झिल्ली। ठीक है, और व्हाइट वाला जो एरिया दिख रहा है वो हो गया क्या? अंदर की झिल्ली। ठीक है, अब अंतर कैसे करना है कि बाहर की झिल्ली सपाट होती है और अंदर की जो झिल्ली है, ठीक है, व्हाइट वाली, ठीक है, वो बिल्कुल अंदर धसी हुई है, जिगजैग वे में है, हाथ की उंगलियों के जैसे अंदर की तरफ धसी हुई है। और अंदर की झिल्ली का वो भाग जो और अंदर घुसा रहता है, जैसे ये वाला एरिया, ये वाला जो सेक्शन है, ये और अंदर धसा हुआ है कि नहीं धसा? ये फिर ऐसा, फिर ऐसा। इस संरचना को क्या कहा जाता है? क्रिस्टी। ठीक है, इस पे से बहुत से क्वेश्चन आ चुके हैं। क्रिस्टी क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया का वो भाग है जो अंदर की झिल्ली में उपस्थित होता है और अंदर की गुहा की तरफ अंदर धसा हुआ रहता है, हाथ की उंगलियों के समान उसकी आकृति होती है। वो वाला सेक्शन क्या कहलाता है? क्रिस्टी। देखो ध्यान से, येलो वाला एरिया क्या हो गया? बाहर की झिल्ली। अंदर व्हाइट वाला एरिया क्या हो गया? अंदर की झिल्ली। और अंदर की झिल्ली और अंदर धसी हुई है, तो ये जो उंगलियों के समान जो आकृति है उसको कहा जाता है क्या? क्रिस्टी। क्लियर है? इसमें लिख लो, फिर अपन आगे चले। इसमें लिखना बाहर की झिल्ली सपाट होती है, परंतु अंदर की तरफ, बाहर की झिल्ली सपाट होती है परंतु अंदर की तरफ भीतरी झिल्ली धसी होती है। अंदर की तरफ भीतरी झिल्ली धसी होती है। अंदर की तरफ भीतरी झिल्ली धसी होती है। बाहर की झिल्ली सपाट होती है परंतु अंदर की तरफ भीतरी झिल्ली धसी होती है। अंदर की तरफ जो हाथ की उंगलियों के समान संरचनाएं होती हैं, अंदर की तरफ जो हाथ की उंगलियों के समान
संरचनाएं होती हैं उन्हें क्रिस्टी कहते हैं। हाथ की उंगलियों के समान संरचनाएं होती हैं उन्हें क्रिस्टी कहते हैं। क्लियर है क्रिस्टी वाला कॉन्सेप्ट? आगे चलें, चलो नेक्स्ट पैराग्राफ से लिखना। अब देखो, अब इतना तो क्लियर हो गया होगा, बाहर की झिल्ली क्या है, अंदर की झिल्ली क्या है। अब अंदर की जो झिल्ली है वो उसे दो भागों में बांट रही है। एक तो ये वाला पोर्शन हो गया बाहर वाला, और एक पोर्शन हो गया कौन सा, अंदर वाला। ये किसके द्वारा बांटा जा रहा है, अंदर की झिल्ली के द्वारा। तो पैराग्राफ बदल कर लिखना। अंदर की झिल्ली माइटोकॉन्ड्रिया को दो कोष्ठों में बांटती है। अंदर की झिल्ली माइटोकॉन्ड्रिया को दो कोष्ठों में बांटती है। ठीक है, कितने कोष्ठ में बांट रही है, दो कोष्ठों में। एक लिखना बाहरी कोष्ठ या आउटर चैम्बर, बाहरी कोष्ठ या आउटर चैम्बर। कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, दो। इसमें लिखना यह बाहर की एवं भीतर की झिल्लियों के बीच का स्थान होता है। बाहर की एवं भीतर की झिल्लियों के बीच का स्थान होता है। बाहरी कोष्ठ अगर आप इसमें देखो तो ये वाला सेक्शन कौन सा हो गया, बाहरी कोष्ठ का। ये सेक्शन कौन सा हो गया भाई, बाहरी कोष्ठ का। क्यों, बाहर की झिल्ली येलो कलर की, अंदर की झिल्ली व्हाइट कलर की, तो वो वाला सेक्शन हो गया बाहरी कोष्ठ। इसमें लिखना यह 60 से 80 एंगस्ट्रॉम का होता है। कितना साइज होता है इसका, 60 से 80 एंगस्ट्रॉम का होता है। ठीक है, इसका जो दूसरा सेक्शन है अंदर वाला वो कहलाता है क्या, आंतरिक कोष्ठ। ठीक है, तो दूसरा पार्ट बनाकर लिख लेना। आंतरिक कोष्ठ, दूसरा सेक्शन कौन सा है, आंतरिक कोष्ठ या इनर चैम्बर। इसमें लिखना यह भीतरी झिल्ली द्वारा घिरा हुआ बीच का बड़ा स्थान होता है। भीतरी झिल्ली द्वारा घिरा हुआ बीच का बड़ा स्थान होता है। भीतरी झिल्ली द्वारा घिरा हुआ बीच का बड़ा स्थान होता है। इसमें बहुत ही सघन पदार्थ पाए जाते हैं। बहुत ही सघन पदार्थ पाए जाते हैं और इन पदार्थों को संयुक्त रूप से मैट्रिक्स कहा जाता है। इन पदार्थों को संयुक्त रूप से क्या कहते हैं, मैट्रिक्स। देखो ध्यान से, अब ओवरऑल अपन एक्सप्लेन करें। अब तो बेस बना है, बन गया दुर्गेश बेस, ठीक है। अब एक बार और समझ लो, ठीक है। येलो वाला जो एरिया दिख रहा है ये क्या है, आउटर मेम्ब्रेन। व्हाइट वाला जो एरिया दिख रहा है वो इनर मेम्ब्रेन, ठीक है।
आउटर मेम्ब्रेन तो सबसे बाहर है, लेकिन इनर मेम्ब्रेन माइटोकॉन्ड्रिया को दो पार्ट्स में डिवाइड करता है, दो चैम्बर में डिवाइड करता है, बाहरी चैम्बर और आंतरिक चैम्बर। बाहरी चैम्बर ज्यादा बड़ा नहीं होता, लेकिन आंतरिक चैम्बर बहुत बड़ा होता है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के जितने भी कोशिकांग कांग है, या कोशिकांग नहीं कहना चाहिए, माइटोकॉन्ड्रिया की जितनी भी संरचना है, ये सारी संरचनाएं उपस्थित होती हैं कहां पर? इनर चैम्बर में। ये सारी संरचनाएं कहां उपस्थित है? इनर चैम्बर में। और इनर चैम्बर के अंदर का पूरा जितना भी मटेरियल है, इसको संयुक्त रूप से क्या कहा जाता है? मैट्रिक्स। क्या कहलाता है ये पूरा मटेरियल? मैट्रिक्स। क्लियर है? चलो नेक्स्ट पॉइंट बनाकर लिखना। क्रिस्टी की सतह पर बहुत से सूक्ष्म कण पाए जाते हैं। क्रिस्टी अभी बताया था। क्रिस्टी क्या है? भीतरी झिल्ली की उंगली नुमा आकृति। क्रिस्टी पर बहुत से सूक्ष्म कण पाए जाते हैं। बहुत से सूक्ष्म कण पाए जाते हैं। इन कणों को F1 कण, इन कणों को क्या बोला जाता है? F1 कण या ऑक्सीजोम्स कहते हैं। इन कणों को F1 कण या फिर ऑक्सीजोम्स कहा जाता है। इन कणों को F1 कण या ऑक्सीजोम्स कहा जाता है। F1 कण पुनः तीन भागों में बटे होते हैं। F1 कण पुनः तीन भागों में बटे होते हैं। ठीक है, तो F1 कण कहां पाए जा रहे हैं? ये क्रिस्टी में। ठीक है, अब आईएमपी करके लिखना। इसमें लिखना, इन F1 कणों में मतलब ये जो F1 कण है, ये उपयोगी क्यों होते हैं? बात ये है ना कि F1 कण पाए तो जा रहे हैं ऑक्सीजोम्स, हम क्यों इनको पढ़ रहे हैं? क्या जरूरत है इनको पढ़ने की F1 कणों के लिए? तो इसमें लिखना, F1 कणों में इलेक्ट्रॉन अभिगमन तंत्र, F1 कणों में इलेक्ट्रॉन अभिगमन तंत्र, F1 कणों में इलेक्ट्रॉन अभिगमन तंत्र में काम आने वाले एंजाइम्स पाए जाते हैं। इलेक्ट्रॉन अभिगमन तंत्र में काम आने वाले क्या होते हैं? एंजाइम्स। इलेक्ट्रॉन अभिगमन तंत्र में काम आने वाले एंजाइम्स पाए जाते हैं। क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया अभी तक आपने इतने पढ़ा होगा ना, पावर हाउस ऑफ द सेल है, क्योंकि एनर्जी बना रहा है। एनर्जी कैसे बनती है भाई? क्रेब्स चक्र से, क्रेब्स साइकिल से, और क्रेब्स साइकिल इसी में संपन्न होती है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन अभिगमन तंत्र में काम आने वाले एंजाइम्स किस में पाए जाते हैं? F1 कण में। और F1 कणों को ही क्या बोलते हैं भाई? ऑक्सीजोम्स। ठीक है, इसीलिए हम इसको पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसमें लिखना, इसी कारण इन्हें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट पार्टिकल भी कहते हैं। क्या कहा जाता है इनके लिए? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट पार्टिकल भी कहते हैं। किसे? F1 कणों को। इसमें लिखना नेक्स्ट लाइन से, इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया
पावर हाउस ऑफ द सेल कहलाता है। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल कहलाता है क्योंकि सभी खाद्य पदार्थ, कार्बोहाइड्रेट्स, वसा, प्रोटीन, सभी खाद्य पदार्थ, कार्बोहाइड्रेट्स, वसा, प्रोटीन का ऑक्सीकरण यहां होता है और ऊर्जा उत्पन्न होती है। कार्बोहाइड्रेट्स, वसा, प्रोटीन का ऑक्सीकरण यहां होता है और ऊर्जा उत्पन्न होती है। कार्बोहाइड्रेट्स, वसा, प्रोटीन का ऑक्सीकरण यहां होता है और ऊर्जा उत्पन्न होती है। इसमें लिखना नेक्स्ट पॉइंट बनाकर, यह ऊर्जा एटीपी अर्थात एडिनोसाइन ट्राई फॉस्फेट, यह ऊर्जा एटीपी अर्थात एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट के रूप में होती है। एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट के रूप में होती है, जिसका निर्माण एडीपी एवं पी अर्थात एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट, जिसका निर्माण एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट एवं फॉस्फोरस, जिसका निर्माण एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट एवं फॉस्फोरस, एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट एवं फॉस्फोरस के संयोग से होता है। ठीक है, डाइफॉस्फेट में जुड़ रहा है क्या? फॉस्फोरस, मतलब फॉस्फेट। ठीक है, तो 3 फॉस्फेट मिल गए तो क्या बन गया? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। इसमें लिखना, इस प्रकार उत्पन्न ऊर्जा कोशिका के विभिन्न क्रियाओं में काम आती है। इस प्रकार उत्पन्न ऊर्जा कोशिका की विभिन्न क्रियाओं में काम आती है। ठीक है, क्योंकि देखो ध्यान दो, यहां पर ध्यान देना, यहां ऑक्सीकरण किसका हो रहा है? खाद्य पदार्थों का। और खाद्य पदार्थ किस रूप में है? कार्बोहाइड्रेट्स, वसा और प्रोटीन्स के रूप में। क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स है और उसका ऑक्सीजन भी हो रहा है, तो बाय प्रोडक्ट के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड और जल भी बनेगा। तो आईएमपी करके लिख लो। इसमें लिखना, इसी क्रिया में ऑक्सीडेशन के फलस्वरूप, इसी क्रिया में ऑक्सीडेशन के फलस्वरूप इसी क्रिया में ऑक्सीडेशन के फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल, ऑक्सीडेशन के फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल भी बनते हैं। ऑक्सीडेशन के फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल भी बनते हैं। क्रेब्स साइकिल से। अभी जस्ट उसी पर ही आने वाले हैं अपन। नेक्स्ट पॉइंट बनाकर लिखना, ऑक्सीकरण की पूर्ण क्रिया, ऑक्सीकरण की पूर्ण क्रिया ऑक्सीकरण की पूर्ण क्रिया के विभिन्न भाग होते हैं। इसका सबसे पहला भाग है क्रेब्स साइकिल। सबसे पहला पोर्शन कौन सा है इसका? क्रेब्स साइकिल। ठीक है, ऑक्सीडेशन का मतलब यह होता है, देखो कभी भी आग लगती है तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही लगती है कि नहीं? ठीक है, आप जो भी भोजन ग्रहण कर रहे हो, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में भी उसका क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन।
तभी तो एनर्जी लिबरेट हो रही है ग्लूकोज के फॉर्मेट में। यही प्रक्रिया सेल में भी होती है, लेकिन बहुत छोटे स्तर पर। आपने जो भोज्य पदार्थ ग्रहण किए, ठीक है, उसमें एनर्जी आपको मिल रही है कार्बोहाइड्रेट से, फैट से और प्रोटीन से। किससे क्या क्या होता है वो सब अपन आगे देखेंगे बायो में, ठीक है। लेकिन ये सारी चीजें एंड में किस में कन्वर्ट होती हैं? ग्लूकोज, ठीक है। तो एक प्रकार से ये कार्बनिक पदार्थ होते हैं, उनका ऑक्सीडेशन होता है, मतलब उसमें से जो एनर्जी है वो लिबरेट होती है, ठीक है। ऑक्सीडेशन के विषय में आप इतना याद रखो कि विभिन्न प्रकार के पदार्थों में ऑक्सीजन के अणु ऐड हो जाते हैं और जनरेशन होता है एनर्जी मॉलिक्यूल्स का, जिस फॉर्मेट में एटीपी के, ठीक है। अब कोशिका जो भी कार्य कर रही है, उन सभी प्रकार के कार्य को करने के लिए एनर्जी लगेगी कि नहीं? वो एनर्जी उत्पादित हो रही है कहां से? माइटोकॉन्ड्रिया से। समझ में आई बात? और माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीडेशन की प्रोसेस का पहला चरण होता है कौन सा? क्रेब्स साइकिल या क्रेब्स चक्र, ठीक है। अब यहां क्रैब का मतलब केकड़ा नहीं होता, ठीक है, ये वो वैज्ञानिक का नाम है, ठीक है, जिन्होंने इस प्रोसेस को खोजा था। इसमें लिखना यह चक्र माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स नामक स्थान पर होता है। अब मैट्रिक्स में दिक्कत तो नहीं है? मैट्रिक्स मतलब इनर चैम्बर के अंदर का सब कुछ कहलाता है क्या? मैट्रिक्स। इसमें लिखना यह मैट्रिक्स के आंतरिक भाग में होता है। इस चक्र में पाइरूवेट अणुओं का ऑक्सीकरण होता है। इस चक्र में पाइरूवेट अणुओं का ऑक्सीकरण होता है और कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होती है। क्या उत्पन्न होता है? पाइरूवेट अणुओं का ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होती है। पाइरूवेट अणुओं का ऑक्सीकरण होता है और कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होती है। कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है और पदार्थ प्रोटीन्स व इलेक्ट्रॉन्स में टूट जाते हैं। मतलब जिन पाइरूवेट अणुओं का ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है, वो निकाल रहे हैं, बना रहे हैं क्या? कार्बन डाइऑक्साइड, और स्वयं टूट रहे हैं किसमें? प्रोटीन्स और इलेक्ट्रॉन्स। एनर्जी देने वाले अणु, ठीक है। ये सब चीजें किसमें टूट रही हैं? प्रोटीन्स में और इलेक्ट्रॉन्स में। इसमें लिखना पहला तंत्र कौन सा हो गया? क्रेब्स साइकिल, ठीक है। अब इसके बाद जो दूसरा तंत्र है वो, ठीक है, पहला तंत्र कौन सा हो गया? क्रेब्स साइकिल। और क्रेब्स साइकिल का एंड प्रोडक्ट क्या हुआ? कार्बन डाइऑक्साइड, प्रोटीन्स और इलेक्ट्रॉन्स। सेकंड लिखना इलेक्ट्रॉन अभिगमन तंत्र। सेकंड पॉइंट है भाई इलेक्ट्रॉन अभिगमन तंत्र। पहला पोर्शन हो गया क्रेब्स साइकिल, दूसरा पोर्शन है इलेक्ट्रॉन अभिगमन तंत्र या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इलेक्ट्रॉन किसमें बने हैं? क्रेब्स साइकिल में। दूसरा सेक्शन है इलेक्ट्रॉन अभिगमन तंत्र। अब इसमें इलेक्ट्रॉन
ट्रांसपोर्ट होंगे। ठीक है, तो इसमें लिखना क्रेब्स चक्र में उत्पन्न इलेक्ट्रॉन, क्रेब्स चक्र में उत्पन्न इलेक्ट्रॉन अब इलेक्ट्रॉन अभिगमन तंत्र में प्रवेश करते हैं। क्रेब्स चक्र में उत्पन्न इलेक्ट्रॉन अब इलेक्ट्रॉन अभिगमन तंत्र में प्रवेश करते हैं। इस तंत्र में वे इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन एवं प्रोटॉन्स, ऑक्सीजन व प्रोटॉन्स, इस तंत्र में वे इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन व प्रोटॉन्स के संयोग से जल बनाते हैं। ऑक्सीजन व प्रोटॉन्स के संयोग से जल बनाते हैं और यह क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया के क्रिस्टी में संपन्न होती है। यह क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया के क्रिस्टी में संपन्न होती है। अब क्रिस्टी संरचना तो मालूम है कौन सी होती है। ठीक है, यह क्रिया कहां पर संपन्न हो रही है? माइटोकॉन्ड्रिया के क्रिस्टी में। सबसे पहला एनर्जी जनरेशन के लिए सबसे पहला पॉइंट है क्या? क्रेब्स साइकिल। और क्रेब्स साइकिल का एंड प्रोडक्ट क्या है? इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटीन्स। दूसरा, क्रेब्स साइकिल के बाद वही जो इलेक्ट्रॉन्स बने हैं वो किस में आ जाते हैं? इलेक्ट्रॉन अभिगमन तंत्र का हिस्सा बनते हैं। और इलेक्ट्रॉन अभिगमन तंत्र में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन व प्रोटीन्स के साथ पानी का निर्माण करते हैं और ये पानी कहाँ बनता है? क्रिस्टी नामक संरचना में बनता है। इसमें लिखना नेक्स्ट पॉइंट, तीसरा पॉइंट है ये, इसको कहा जाता है फॉस्फोराइलेटिंग सिस्टम। एनर्जी जनरेशन का तीसरा चरण है कौन सा? फॉस्फोराइलेटिंग सिस्टम। इसमें लिखना यह इलेक्ट्रॉन अभिगमन तंत्र से जुड़ा होता है। यह इलेक्ट्रॉन अभिगमन तंत्र से जुड़ा होता है। इलेक्ट्रॉन अभिगमन तंत्र से जुड़ा रहता है और एटीपी का निर्माण करता है। इलेक्ट्रॉन अभिगमन तंत्र से जुड़ा होता है और काय का निर्माण होता है भाई? यहां पर एटीपी। और यही एटीपी क्या है? एक प्रकार से एनर्जी है। ठीक है, और यही एनर्जी यूज होती है कोशिका की विभिन्न क्रियाओं में। ठीक है, जितने भी कोशिकांग हैं वो जो भी कार्य कर रहे हैं, कार्य करने के लिए सबसे पहली आवश्यकता है क्या? एनर्जी। और ये एनर्जी उनको मिलती है कहां से? एटीपी के फॉर्मेट में। और एटीपी के फॉर्मेट में एनर्जी बनाता कौन है? माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी कितने चरणों में बनती है? 3। सबसे पहला चरण है ये आपका कौन सा? क्रेब्स साइकिल का। ठीक है, क्रेब्स साइकिल में क्या हो रहा है? पायरुवेट अणु जो है वो किस में कन्वर्ट हो रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, प्रोटीन्स और इलेक्ट्रॉन्स में। फिर यही जो इलेक्ट्रॉन्स है वो दूसरी प्रोसेस में जाता है इलेक्ट्रॉन अभिगमन तंत्र में। ठीक है, यहां पर ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन और जल का निर्माण करते हैं। ठीक है, अब वही इलेक्ट्रॉन जो है या वही जो जल है वो तीसरे चरण में अर्थात फॉस्फोराइलेटिंग सिस्टम में कन्वर्ट होता है किसमें? एटीपी में। आ रही है बात समझ में? और ये जो सबसे पहले
क्रेब्स चक्र में जो पायरुवेट अणु था वो क्या था? एनर्जी, जो विभिन्न खाद्य पदार्थों के माध्यम से सेल तक पहुंची थी। ठीक है, तो उस चीज का, उस पोषण का यूज करके इन 3 चरणों में माइटोकॉन्ड्रिया ने क्या बना दिया? एटीपी। ठीक है, मैट्रिक्स के अंदर ये सारी गति, मैट्रिक्स के बाहर कुछ भी नहीं है। ये जितनी भी गतिविधि हो रही है सबकी सब कहाँ हो रही है? मैट्रिक्स के अंदर। देखो ध्यान से, ये जितनी भी गतिविधियां अपन पढ़ रहे हैं ये सारी की सारी गतिविधि कहाँ हो रही है? मैट्रिक्स के अंदर संपन्न हो रही है। ठीक है, इसलिए एनर्जी जो भी जनरेट हो रही है सबकी सब कहाँ पर? मैट्रिक्स के अंदर। और कितनी साइकिल है? 3। क्रैब साइकिल, क्रैब साइकिल में क्या बना? ठीक है, दूसरा चक्कर क्या, मतलब हम बोल सकते हैं क्रैब साइकिल में इलेक्ट्रॉन जनरेट हुआ। ठीक है, दूसरा चक्र इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इसमें जल बना। और तीसरा चक्र एनर्जी बनी, या कहना चाहिए एटीपी के फॉर्मेट में एनर्जी के अणु बने। क्लियर हुआ? ठीक है, नेक्स्ट एक पॉइंट बनाकर लिखना, माइटोकॉन्ड्रिया का रासायनिक संगठन, माइटोकॉन्ड्रिया का रासायनिक संगठन। ठीक है, केमिकल फॉर्मेट क्या है माइटोकॉन्ड्रिया का, कैसे बना हुआ? तो इसमें लिखना सबसे पहला पॉइंट प्रोटीन। प्रोटीन है इसमें 65.7%। मतलब पूरा जो संरचना है माइटोकॉन्ड्रिया की वो, उसमें 65% के समथिंग क्या है? प्रोटीन। सेकंड लिखना फॉस्फोलिपिड्स, फॉस्फोलिपिड्स लगभग 25% माइटोकॉन्ड्रिया बना हुआ है किससे? फॉस्फोलिपिड से। फिर आरएनए, ठीक है, लगभग 0.5% होता है आरएनए, और चौथा होता है क्या? डीएनए। ठीक है, डीएनए बहुत ही कम मात्रा में या कुछ मात्रा में पाया जाता है, लेकिन इस पे से क्वेश्चन भी बनता है। और क्वेश्चन ये है कि केंद्रक के अलावा या गुणसूत्र अर्थात क्रोमोसोम्स के अलावा कोशिका में वो कौन सा स्थान है जहां डीएनए पाया जाता है? तो कौन सा है? माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया में सबसे ज्यादा मात्रा में क्या उपस्थित होता है? प्रोटीन। और अगर आपने साइकिल अच्छे से देखी है तो प्रोटीन ही एक्चुअल में कन्वर्ट हो रहा है एटीपी में। ठीक है, तो इस प्रकार से काम कर रहा है भाई क्या? माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, नेक्स्ट अब हेडिंग डालना गोल्जी बॉडीज। गोल्जी बॉडीज या गोल्जी काय, गोल्जी बॉडीज या गोल्जी काय। इसमें लिखना वर्ष 1898 में, वर्ष 1898 में कैमिलो गोल्जी ने, वर्ष 1898 में कैमिलो गोल्जी ने इनकी खोज की। ठीक है,
इन गोल्जी काय को लाइपोकॉन्ड्रिया भी कहा जाता है। गोल्जी काय को लाइपोकॉन्ड्रिया भी कहा जाता है। ठीक है, आईएमपी करके लिखना। नील हरित शैवाल जीवाणु एवं माइकोप्लाज्मा। नील हरित शैवाल जीवाणु एवं माइकोप्लाज्मा। नील हरित शैवाल जीवाणु एवं माइकोप्लाज्मा को छोड़कर अन्य सभी जीवधारियों की कोशिकाओं में ये पाए जाते हैं। अन्य सभी जीवधारियों की कोशिकाओं में ये पाए जाते हैं और पादप कोशिकाओं में पाए जाने वाले गोल्जी काय को डिक्टियोसोम कहते हैं। क्या बोला जाता है उन्हें? डिक्टियोसोम। मतलब वो गोल्जी बॉडीज जो पाई जा रही हैं किसमें? पादप कोशिकाओं में, उनको कहा जाता है भाई क्या? डिक्टियोसोम्स। नेक्स्ट पॉइंट बनाकर लिखना। गोल्जी काय में कई प्रकार के एंजाइम्स एवं पॉलीसैकेराइड्स पाए जाते हैं। बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं इसमें और बहुत सारे पॉलीसैकेराइड्स होते हैं। इसमें लिखना इस प्रकार, गोल्जी काय का महत्वपूर्ण कार्य एंजाइम्स का स्त्रावण करना होता है। गोल्जी काय का महत्वपूर्ण कार्य एंजाइम्स का स्त्रावण करना होता है। जंतुओं में ये विभिन्न प्रकार के हॉर्मोन्स भी स्त्रावित करते हैं। और कोशिका के विभाजन के समय, अभी पढ़ेंगे अपन आगे माइटोसिस और मियोसिस, कोशिका के विभाजन के समय ये सेल प्लेट, ये लिखा हुआ है, ये सेल प्लेट को निर्मित करते हैं। कोशिका के विभाजन के समय ये सेल प्लेट को निर्मित करते हैं। कौन? गोल्जी बॉडीज। ठीक है, तो गोल्जी बॉडीज का एक्चुअल में काम क्या हो गया भाई? बताओ। एंजाइम्स सिक्रीट करना, इसलिए स्त्रावी कोशिकाओं में ये ज्यादा पाए जाते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट, अब हेडिंग डालना अंतः प्राद्रव्य जालिका या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मेटाबॉलिज्म में पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, अलग भाई कोई भी इंफॉर्मेशन है जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक रिले करनी है, वो सब कौन कर रहा है? एंजाइम्स। और एंजाइम्स कहाँ से आ रहे हैं? गोल्जी बॉडीज से।
ठीक है, नेक्स्ट। अब हेडिंग डालो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या अंतः प्राद्रव्यी जालिका। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या अंतः प्राद्रव्यी जालिका। ये भी क्या है, एक विशेष प्रकार का कोशिकांग है। क्या? अंतः प्राद्रव्यी जालिका। ठीक है, दिखाई दे रहा है सभी को? ठीक है, इसी पर अटैच्ड है क्या? राइबोसोम्स। देखो ध्यान से, अंतः प्राद्रव्यी जालिका ये कोशिकांग है। क्या है? सेल ऑर्गेनेली है। ठीक है, इस पर अटैच्ड है ये क्या? राइबोसोम्स। ठीक है, और इसकी एक रचना क्या है? सिस्टर्न। ये जो संरचना है उसको क्या कहा जाता है? सिस्टर्न। और सिस्टर्न के बीच में जो स्पेसेस हैं उसको सिस्टर्न स्पेस बोलते हैं। ठीक है, अब ये दो प्रकार के होते हैं, एक हो गया रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, और ये वाले जो छिद्र युक्त आकृति दिख रही है वो कहलाती है क्या? न्यूक्लियर पोर। ठीक है, अभी देखने में लग रहा होगा अरे यार पता नहीं क्या है, अभी जैसे ही हम खत्म करेंगे वैसे ही आपको सब समझ में आने लगेगा। ठीक है, चलो शुरू करते हैं अपन। इसमें लिखना, इसकी खोज के.आर. पोर्टर ने, कौन था वो व्यक्ति? के.आर. पोर्टर। इसकी खोज के.आर. पोर्टर ने वर्ष 1945 में की थी। इसकी खोज के.आर. पोर्टर ने वर्ष 1945 में की थी। ठीक है, अब बहुत ध्यान से समझना। सेल का डायग्राम तो दिमाग में है। ठीक है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाहर है कोशिका द्रव्य, और कोशिका द्रव्य घिरा हुआ है कोशिका झिल्ली से। ठीक है, तो इसकी ये कहाँ उपस्थित होता है? बात ये है, ये केंद्रक कला से लेकर कोशिका कला के बीच में उपस्थित होता है। मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से लेकर सेल मेम्ब्रेन के बीच में ये अटैच रहता है। आ रही है बात समझ में? इसमें लिख रहा यह केंद्रक कला से लेकर कोशिका कला तक फैला रहता है। जैसे ये सेल है, ठीक है, ये हो गया न्यूक्लियस, यहां पर उपस्थित होगा क्या? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। केंद्रक कला से लेकर कोशिका कला के बीच में उपस्थित होता है। केंद्रक कला से लेकर कोशिका कला के बीच में उपस्थित होता है सिर्फ स्तनधारियों की आरबीसी को छोड़कर, मतलब मैमल्स की आरबीसी को छोड़कर, स्तनधारियों की आरबीसी को छोड़कर, आरबीसी मीन्स रेड ब्लड सेल्स, स्तनधारियों की आरबीसी को छोड़कर सभी सेल्स में पाया जाता है, सभी सेल्स में पाया जाता है। बस जीवाणु
और ब्लू ग्रीन एल्गी मतलब नील हरित शैवाल जीवाणु और ब्लू ग्रीन एल्गी में इसका अभाव होता है। जीवाणु व ब्लू ग्रीन एल्गी में इसका अभाव होता है। आईएमपी करके लिखना। यह लाइपोप्रोटीन्स की दोहरी झिल्ली से घिरा रहता है। मतलब ये जो बना हुआ है ना, पूरी जो संरचना है इसकी, वो कैसे घिरी हुई है? लाइपोप्रोटीन्स की दोहरी झिल्ली से घिरा होता है। इसकी आकृति के आधार पर इसके तीन भाग हैं। इसकी आकृति के आधार पर इसके तीन भाग हैं। सबसे पहले लिखना, देखो ध्यान से, ये वाला कौन सा एरिया है? ये सिस्टर्न है। कौन सा इलाका है भाई? सिस्टर्न में। ठीक है। सेकंड लिखना, थैलियां या वेसिकल्स। ठीक है। सेकंड पॉइंट है कौन सा? थैलिया या वेसिकल्स। एक भाग हो गया सिस्टर्न है, दूसरा थैलिया वेसिकल्स, तीसरा नालिकाएं। तीसरा एरिया है नालिकाएं या ट्यूब्यूल्स। ठीक है। तो तीन पार्ट्स हो गए, कौन कौन से? सिस्टर्ने, थैलियां या वेसिकल्स, नालिकाएं या ट्यूब्यूल्स। ये तीन पार्ट्स हो गए किसके? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के। नेक्स्ट पैराग्राफ से लिखना, नालिकाएं छोटी, सपाट एवं बहुत सी शाखाओं में होती हैं। नालिकाएं छोटी, सपाट एवं बहुत सी शाखाओं में होती हैं। ठीक है। ये जो जितना भी सेक्शन आप देख रहे हो, ये सब क्या है? नालिकाएं। ये सब क्या बना हुआ है? नालिकाएं। और ये किसके बीच में जुड़ा हुआ है? केंद्रक कला को जोड़ रहा है किससे? कोशिका कला से। ठीक है। तो नालिकाएं यहीं पर मुख्य कार्य करती हैं। और क्या कार्य करती हैं? तो इसमें लिखना, नालिकाओं का कार्य कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य के बीच में, नालिकाओं का कार्य कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य के बीच में संबंध स्थापित करना है। कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य के बीच में संबंध स्थापित करना है। ठीक है। क्योंकि ये एक तरफ किससे अटैच्ड है भाई? केंद्रक से। ठीक है। और एक तरफ सेल मेम्ब्रेन से। ठीक है। एक तरफ केंद्रक से अटैच है और एक तरफ सेल मेम्ब्रेन से। तो कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य के बीच में संबंध स्थापित करके तो रखता ही होगा। यही इसका मुख्य कार्य है। क्या? न्यूक्लियर के अंदर जो कहना चाहिए कि केंद्रक द्रव्य है और कोशिका के अंदर जो कोशिका द्रव्य है, उनके बीच में संबंध स्थापित करना। इसमें लिखना, राइबोसोम्स की उपस्थिति के आधार पर, राइबोसोम्स की उपस्थिति के आधार पर ये दो प्रकार के होते हैं।
देखो ध्यान से, ये जो आपको बैगनी कलर की संरचना दिख रही है, ये क्या है? राइबोसोम्स। और राइबोसोम्स की उपस्थिति के आधार पर इनके कितने पार्ट्स होते हैं? 2। फर्स्ट पॉइंट लिखना, राइबोसोम्स की उपस्थिति के आधार पर ये 2 प्रकार के होते हैं। पहला है सपाट अंतः प्राद्रव्य जालिका। सपाट अंतः प्राद्रव्य जालिका। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखो तो यह है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? हिंदी में बोलेंगे सपाट अंतः प्राद्रव्य जालिका, लेकिन इंग्लिश में इसे कहेंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट बनाकर लिख लो। इसमें लिखना, इसमें राइबोसोम्स नहीं पाए जाते, इसमें राइबोसोम्स नहीं पाए जाते, इसीलिए ये प्रोटीन के निर्माण में भाग नहीं लेते। इसमें राइबोसोम्स नहीं पाए जाते, इसीलिए ये प्रोटीन के निर्माण में भाग नहीं लेते। कौन से? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दूसरा होता है कणिकामय अंतः प्राद्रव्य जालिका। दूसरा पोर्शन कौन सा है भाई? कणिकामय, मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसमें लिखना, इनकी बाहर की सतह खुरदुरी होती है, इनकी बाहर की सतह खुरदुरी होती है क्योंकि वहां राइबोसोम्स उपस्थित होते हैं। ध्यान दो, यहां पर क्या उपस्थित है? अगर ध्यान से देखो आप तो इस क्षेत्र में क्या उपस्थित है? राइबोसोम्स उपस्थित है कि नहीं? इसलिए सतह कैसी हो गई? खुरदुरी। ठीक है, उसको क्या बोलने लगे? कणिकामय अंतः प्राद्रव्य जालिका। ठीक है, इसमें लिखना, ये प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेते हैं, ये प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेते हैं। क्या? रफ वाले, क्योंकि राइबोसोम्स उपस्थित है और राइबोसोम्स का कार्य ही क्या है? प्रोटीन का निर्माण करना। ठीक है, तो भाई एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कितने प्रकार का हो गया? 2। एक हो गया कौन सा? स्मूथ, और एक हो गया कणिकामय। स्मूथ वाले में क्या होगा? राइबोसोम्स उपस्थित नहीं होंगे और राइबोसोम की अनुपस्थिति के कारण वो प्रोटीन के संश्लेषण में भाग नहीं लेते। और दूसरा हो गया कौन सा? कणिकामय, और कणिकामय में राइबोसोम्स उपस्थित है, इसलिए वो प्रोटीन के संश्लेषण में भाग लेते हैं। नेक्स्ट, इसके बाद लिखना, अंतः प्राद्रव्य जालिका के कार्य। कौन कौन से कार्य होते हैं इसके? ये आखिरी पॉइंट है आज का। क्या क्या कार्य होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के? तो उसमें लिखना, फर्स्ट पॉइंट, यह संरचना जीव द्रव्य तंतुओं के द्वारा, तंतु मतलब फाइबर्स, यह संरचना जीव द्रव्य तंतुओं के द्वारा एक कोशिका को दूसरी कोशिका से संबंधित रखने में मदद करती है। एक कोशिका को दूसरी कोशिका से संबंधित रखने में मदद करती है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। एक सेल दूसरी सेल के साथ रिलेट होती है किसके कारण? अंतः प्राद्रव्य जालिका के कारण। सेकंड, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, यह कोशिका में
एक कंकाल की भांति कार्य करती है। कंकाल मतलब स्केलेटन। कोशिका में एक कंकाल की भांति कार्य करती है और उसे यांत्रिक शक्ति प्रदान करती है। कोशिका में कंकाल की भांति कार्य करती है और उसे यांत्रिक शक्ति प्रदान करती है। तीसरा, यह कोशिका विभाजन के तल को निश्चित करती है। कौन से क्षेत्र से कोशिका में विभाजन होगा उसके तल को निश्चित करती है। चौथा, आनुवांशिक पदार्थ के अभिगमन में, आनुवांशिक पदार्थ मतलब वही जीन्स का जब ट्रांसफर होता ना, मतलब पेरेंट कोशिका से डॉटर सेल्स में, उस समय आनुवांशिक पदार्थों के अभिगमन में सहायता करती है। ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट चीज है, 5वां पॉइंट बनाकर लिख लो। पदार्थों का कोशिका के अंदर बाहर जाने पर नियंत्रण करती है। पदार्थों के कोशिका के अंदर बाहर होने का नियंत्रण करती है। पदार्थों के कोशिका के अंदर बाहर होने का नियंत्रण करती है। ठीक है, नेक्स्ट 6वां पॉइंट, कोशिका, या इसको ऐसा लिखो, नई कोशिका में मतलब जब कोशिका विभाजित होगी तभी तो नई कोशिका बनेगी। तो इसमें लिखना, नई कोशिका में यह कोशिका भित्ति का निर्माण करती है, सेल वॉल का। नई कोशिका में यह कोशिका भित्ति का निर्माण करती है और केंद्रक के बनने के समय केंद्रक आवरण का निर्माण करती है। मतलब जब क्या बनता है, केंद्रक, तो केंद्रक आवरण का यह निर्माण करती है। सेवेंथ पॉइंट बनाकर लिख लो, कितने प्रकार के हैं ये? 2, स्मूथ और रफ। रफ क्यों रफ है? क्योंकि उस पर उपस्थित है क्या? राइबोसोम। तो इसमें लिखना ये वाला, कणिकामय अंतःप्राद्रव्य जालिका पर राइबोसोम्स उपस्थित होते हैं। कणिकामय अंतःप्राद्रव्य जालिका पर क्या उपस्थित है भाई? राइबोसोम्स उपस्थित होते हैं। इसीलिए वहां प्रोटीन का निर्माण होता है, क्योंकि राइबोसोम्स का कार्य ही क्या है? प्रोटीन का निर्माण। इसलिए वहां प्रोटीन का निर्माण होता है। और 8वां पॉइंट, इसका जो दूसरा भाग है वो क्या है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, तो इसमें लिखना, सपाट अंतःप्राद्रव्य जालिका में ग्लाइकोजन का संग्रह होता है। ग्लाइकोजन, सपाट अंतःप्राद्रव्य जालिका में ग्लाइकोजन का संग्रह होता है। क्या बनता है वहां पर? ग्लाइकोजन। सपाट अंतःप्राद्रव्य जालिका में ग्लाइकोजन का संग्रह होता है।
ग्लूकोज और ग्लाइकोजन दो तत्व होते हैं, ठीक है। ये भी एनर्जी जनरेट करता है। धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप अपन सब समझेंगे। अभी जैसे आपने आज ग्लूकोज देख लिया कि ग्लूकोज फाइनली कैसे एटीपी में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। ऐसे ही ग्लाइकोजन भी है। ग्लूकोज सरल अणु है, ग्लाइकोजन जटिल। क्लियर है? एक बार ध्यान से देख लो, आज जितना भी पढ़ा है, आपको कोई डाउट हो तो पूछो। देखो, एक बार पढ़ो, लेकिन ऐसा पढ़ो कि फिर आप सिर्फ 2-3 बार अगर इसको रिवाइज ही कर लो ना, और ऑब्जेक्टिव्स लगा लो, ठीक है। अभी क्वेश्चंस तो हम देंगे आपको मेंस के, अगर आप 2 से 3 बार प्रॉपर तरीके से इनको रिवाइज ही कर लो ना, यूपीएससी हो, उसका मेंस हो, एमपीपीएससी का मेंस हो, या अन्य कोई वनडे एग्जाम इंक्लूडिंग एसएससी, साइंस के क्वेश्चन हमारे नोट से बाहर नहीं जाएंगे। एक बार बस मेहनत लगती है, ठीक है, क्योंकि हम फैक्चुअल कराने से बहुत पीछे हटते हैं। फैक्चुअल में होता क्या है भाई कि स्टूडेंट को बार बार पढ़ना पड़ता है। जितने एग्जाम वो देगा, सारे एग्जामों में वो बार बार चीजों को पढ़ेगा। हमारे ये होता है एक बार पढ़ो, सारे एग्जामों को कंप्लीट कर लो। मेहनत तो उतनी ही लगनी है, चाहे फैक्ट पढ़ लो, चाहे या फिर इसको सही तरीके से एक एक चीज जो है आप फोकस से पढ़ाई कर लो। मेहनत तो उतनी लगनी, बस एक मेहनत तुम्हारे एंड से होनी है, और वो है रेगुलर रिवीजन। वो उसकी आदत यदि तुमने डाल ली ना, ठीक है, तो फिर तुम भी नहीं समझ पाओगे तुम कितनी ऊंचाइयों को छुओगे। सिर्फ उसकी आदत डाल लो, और अकेले पढ़ाई में रेगुलरिटी रखने से ही इतना हो जाएगा। और सोचो, अगर आपने अपने जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में रेगुलरिटी रखनी शुरू कर दी, तो तुम अजय हो जाओ। अजय मतलब तुम्हें पराजित नहीं किया जा सकता। व्यक्ति जो है सोचता हम सुबह जल्दी उठेंगे, सुबह जल्दी उठेंगे, ठीक है, तो रात में तो बहुत जोश से सो गया कि हम सुबह उठेंगे, और सुबह वो अलार्म बजा 4:30 बजे, और उसने मोबाइल जो है तकिए के नीचे फेंका, गद्दे के नीचे डाल दी, और उसी के ऊपर ऐसा हाथ करके सो गया। डिटर्मिनेशन होना चाहिए आपको, सबसे पहली चीज है। अगर सोच लिया तो बिल्कुल करना ही है, भले शरीर मिट जाए, ठीक है। इसको जितना आराम दोगे ये उतना ही आराम मांगेगा, ठीक है। इसलिए अपने मन को जो है खुद नियंत्रित करो, ठीक है। और सोच लो ना कि आपको सारे एग्जाम क्वालिफाई करने, तो वो हो भी जाएगा। और अगर कहना चाहिए सोचोगे नहीं तो होगा भी नहीं। क्लियर है? एक बार ध्यान से इसको रीड कर लो।